इस पीएफ मेंबर के 1.5 लाख रुपए फंस चुके हैं और ये गलती आपके अकाउंट में अगर होगी तो आपके भी पैसे फंस जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास रेगुलर तौर पे लोगों की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं और वही परेशानी को मैं आपको बता देता हूँ कि आप पीएफ मेंबर होने के नाते इस तरह की अगर कोई गलती आपको अकाउंट में दिखे तो उसको ठीक करवा लीजिए। गलती क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक बात यह है कि आपके पीएफ में ना दो हिस्से होते हैं। एक को बोला जाता है पीएफ और दूसरे को बोला जाता है पेंशन। तो यहाँ जो पेंशन की बात है, पेंशन की बात में एक नियम ये कहता है कि आप पेंशन में अधिकतम 15,000 रुपये तक ही अपना सैलरी के तौर पे दिखा सकते हो। मतलब भले ही आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो, लेकिन जब आपके पेंशन के अंदर पैसे जमा करने की बात आएगी तो आपकी तनख्वाह को 1 लाख नहीं, आपकी तनख्वाह को 15,000 ही माना जाएगा और इस 15,000 के ऊपर ही पेंशन का हिस्सा जमा होगा। पेंशन के अंदर में अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकते हैं। मतलब अगर मान लो कि किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह 1 लाख है तो उस 1 लाख का 12% जो है वो 12,000 बनता है। लेकिन जब उसके पेंशन में पैसे जमा होंगे तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये जमा होंगे और 12,000 में से 1250 जमा होंगे पेंशन वाले में और बाकी जितना भी बैलेंस होगा वो सारा का सारा पीएफ में जमा होगा। जो भी मैंने आपको कहा है, अगर समझ आ गया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया हो तो मैं अब आपको एक असली अकाउंट दिखा रहा हूँ। उस असली अकाउंट में जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको जो भी कहता हूँ वो किसी एग्जाम्पल में मैं दिखा के ही कहता हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे अकाउंट हैं। इन बहुत सारे अकाउंट में पासबुक पे मैं जा रहा हूँ और मैं आपको कोई पुरानी पासबुक दिखा रहा हूँ। पुरानी पासबुक पे मैं आता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2017 पे आ गया। 2017 पे देख लीजिए, अगर जो सैलरी है वो 15,000 से कम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका ईपीएफ वेजेस भी सेम होगा और ईपीएस वेजेस भी सेम होगा। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इस तरह से जमा होता है। 12% जो आपका होता है वो यहाँ जमा होता है और जो कंपनी का 12% होता है वो दो टुकड़ों में जमा होता है, जिसमें 3.5% करीब यहाँ और 8.5% करीब पेंशन में जमा होता है। इतना समझ आ गया। अब देखिए कि अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाती है तो भी आपका जो पीएफ में जो ईपीएफ वेजेस है वो 15,000 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ईपीएस वेजेस जो है 15,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि 15,000 रुपये ही पे अगर यहाँ पे पेंशन का जो परसेंटेज है वो लगाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये ही कंट्रीब्यूट किए जा सकते हैं और इतना ही आप अधिकतम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं अगले आगे भी ले चलता हूँ। जैसे जैसे नौकरी करते जाते हैं आपका जो सैलरी बढ़ती जाती है तो यहाँ आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। सैलरी 21,000 हो गई, पहले 15,000 थी, लेकिन पेंशन में हमेशा 15,000 ही अधिकतम हो सकता है। अगर तनख्वाह 15,000 से कम हो तब तो 15,000 से कम पे ही पेंशन कटेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आपका जो है अधिकतम 1250 ही जमा हो सकते हैं। अब देखिए इस मेंबर में क्या हुआ कि यहाँ पे जब इन्होंने नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करी तो उस नई कंपनी में इनकी जो तनख्वाह थी, अब देखिए इनके केस में क्या हुआ, जब इन्होंने नई कंपनी में जॉब ज्वाइन की तो यहाँ पे जो इनकी सैलरी है वो बढ़ते बढ़ते 87,000 पर मंथ हो गई। अब इस 87,000 पर मंथ के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पुराना फॉर्मूला समझाया कि ईपीएस वेजेस में 15,000 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 15,000 की जगह कितना लिख दिया गया, 87,000। और जब इस 87,000 का 8.33% कंट्रीब्यूट किया गया तो यहाँ पे 7,200 रुपये बन गया, जो कि पीएफ के नियम के हिसाब से सही नहीं है। और इसकी वजह से इनका पुराने आईडी में तो सब जगह सही तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन अब जब ये अपना फॉर्म नंबर 19 और 10C भर रहे हैं तो इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है और रिजेक्ट में लिखा जा रहा है कि आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा कर दिया गया है। तो अगर आपको ये नियम पता ही नहीं होगा, आपकी कंपनी अगर गलत पेंशन जमा कर देगी तो भले ही आपके पैसे पूरे जमा हो, जैसे देखो कंपनी ने कोई ऐसा नहीं है कि पैसा चुरा लिया हो, 10,500 रुपये इनके सैलरी से कटे थे, 10,500 ही कंपनी के भी जमा हुए हैं। लेकिन इनमें होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 1250 रुपये जमा होने चाहिए थे यहाँ पे और बाकी जितना भी अमाउंट बनता है 9,500 या जितना भी हो एम्प्लॉयर शेयर में जमा होना चाहिए था। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक करने के लिए ये होगा कि जितना मान लो कि यहाँ एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया है ना, इसकी एक वर्किंग बना के पीएफ ऑफिस में जमा होगी। इसमें फॉर्म 3A बोला जाता है इसको। इस फॉर्म 3A को जमा करना होगा
इस वाली कंपनी को, प्रेजेंट वाली कंपनी को अपने पीएफ ऑफिस में फॉर्म नंबर 3A बना के देना होगा। जितना एक्स्ट्रा पेंशन जमा हो गया है उतना पेंशन का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा एम्प्लॉयर शेयर में, और उसके बाद फुल एंड फाइनल का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये काम आसान नहीं होता है, इसलिए नौकरी में रहते हुए अगर आपको ये चीज़ें देखने को समझ आ जाती हैं तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि अब देखो कि इनका सारा पैसा यहाँ फंस चुका है। अभी इन्होंने एडवांस करके 2 बार निकाला है, 2,45,000 रुपीज़ निकाल लिए हैं। लेकिन अगर आपको अभी ज़रूरत है और अभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये जो फॉर्म 3A वाली कहानी है, इसको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है इसको ठीक करने में। तो पैसा तो फंस गया ना। गलती किसकी है? गलती कंपनी वालों ने की, भरना किसको पड़ेगा? आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह की जो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। एक अच्छा चैनल है जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को की बात की जाती है। आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब में। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।